तो वेलकम टू बोट ठाकुर आईएएस एकेडमी। माय नेम इज रोहित कुमार। आज 22 फरवरी 2023 है और आज द असम ट्रिब्यून और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ जो प्रमुख न्यूज है जिसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल पर बात करेंगे। आज का सबसे प्रमुख अगर आर्टिकल की हम बात करें तो आपका ये आर्टिकल कंप्लीटली मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर मॉडल से संबंधित है। हम समझेंगे आप लोग बहुत पहले की बात है 2006 के आसपास में खास करके कुछ राज्यों को बीमारू स्टेट कहा गया था। हम समझेंगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या था कि बीमारू स्टेट उन्हें कहा गया। कभी कभी आर्टिकल से कई बार हमारे असम पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ प्रश्न बन जाते हैं जिसकी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जब आप मेंस के पेपर देंगे तो वहां पर काफी ये प्रमुखता से आप इसे कोट कर सकते हैं। फिलहाल असम पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं जिसकी चर्चा हम इस आर्टिकल में दिखा। आज का जो सबसे प्रमुख है अगर हम बात करें, ये 5 चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला जो आर्टिकल है ये आर्टिकल है अशोक गुलाटी और रितिका जुनेजा जिन्होंने राइट किया है लेसन्स फ्रॉम द मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर मॉडल। कहा है कि बाकी के अन्य राज्यों को भी मध्य प्रदेश ने जो एग्रीकल्चर मॉडल तैयार किए उस एग्रीकल्चर मॉडल से मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर मॉडल से हमें समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। आखिर मध्य प्रदेश ने कैसे अपने बीमारू स्टेट के धब्बा जो है उसको कैसे खत्म किया अपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। हम चर्चा करेंगे डिटेल से और जानेंगे इसके बारे में कि क्या अभी स्टेटस है और अन्य राज्यों का क्या स्टेटस है। दूसरा जो है असम का एक सबसे प्रमुख, अगर हम स्कीम की बात करते हैं, हो सकता है आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में यह प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है और डेफिनेटली ऐसे कई स्कीम जो असम से संबंधित है वो आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाते हैं। हालांकि इस स्कीम का अपडेट किया गया है, ये स्कीम 2017 में पहले ही लॉन्च हो चुका था। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। स्कीम का नाम है स्वामी विवेकानंद असम यूथ इंपावरमेंट स्कीम। स्वामी विवेकानंद है ना, असम यूथ इंपावरमेंट स्कीम। तीसरा सबसे प्रमुख जो न्यूज है आपका इंडिया टू सेटअप डिजिटल यूनिवर्सिटी। आप सभी को पता होगा कि भारत देश के अंदर में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, फिजिकली चाहे ओपन यूनिवर्सिटी हो चाहे आपको रेगुलर हो, वहां पर हम लोग आप पढ़ने जाते हैं, प्रॉपर तरीके से आपकी होती है। लेकिन भारत सरकार अब प्लान कर रही है कि हम लोग जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी हम लोग सेटअप करेंगे। काफी फायदा होगा भारत सरकार को, कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि सरकार का क्या प्लान है ना। और फोर्थ जो है इंडिया और सिंगापुर, जो कि द हिंदू से न्यूज लिया गया, बहुत ही प्रमुख है। आप सभी को पता है कि आज जो यूपीआई ने जिस प्रकार से अपना परचम लहराया है पूरे विश्व के अंदर में, यूपीआई की जो रूपरेखा है, यूपीआई की जो उपलब्धियां हैं, उससे प्रभावित होकर भारत और सिंगापुर ने पेमेंट सर्विसेज को आपस में इंटरलिंक किया है। सिंगापुर के जो पेमेंट सिस्टम है और भारत का पेमेंट सिस्टम दोनों आपस में इंटरलिंक, इससे बहुत फायदे होने वाले, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट जो है आपका एमसीक्यू, जो कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे गए हैं और कुछ अन्य राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे गए, उसकी भी हम बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला हम चर्चा करते हैं आपका जो आर्टिकल है अशोक गुलाटी और रितिका जुनेजा ने ये आर्टिकल को लिखा और कहा कि मध्य प्रदेश की जो एग्रीकल्चर मॉडल है उससे हमें सीखने की आवश्यकता है। डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि ये आर्टिकल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन इकोनॉमिक्स में आप जीडीपी, इससे प्रश्न बन सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक, आप बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रश्न पढ़ता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म से संबंधित प्रश्न पढ़ता है, और बीमारू स्टेट कौन कौन से हैं हो सकता है इससे भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जीएस थर्ड जो है मेंस का, उसमें इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और उससे रिलेटेड जो प्लानिंग मोबिलाइजेशन है उससे भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसकी भी चर्चा हम यहां पर करेंगे। सबसे पहले आप बीमारू स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझिए कि बीमारू स्टेट है क्या।
दरअसल जो है बीमारू स्टेट का मतलब है यहां पर बी फॉर बिहार, एम फॉर एमपी, राजस्थान, आर फॉर राजस्थान और यू फॉर यूपी। मतलब कह सकते हैं कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन प्रमुख राज्यों को 2006 के आसपास ने कुछ लोगों ने आप कह सकते हैं अर्थशास्त्रियों ने बीमारू स्टेट कहा। और बीमारू स्टेट कहने के पीछे मकसद इनका था इकोनॉमिक ग्रोथ और हेल्थ केयर और एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए। मतलब कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इन राज्यों की एजुकेशन सिस्टम थी, जिस प्रकार से इन राज्यों की इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जिस प्रकार से इन राज्यों की अगर हेल्थ केयर थी, उसके आधार पर इन लोगों ने इसको कहा बीमारू स्टेट। बीमारू स्टेट का हिंदी मतलब सिकली की बात कर सकते, सिकली आप कह सकते हैं बीमार रहना, मतलब कह सकते हैं कमजोर, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप कह सकते हैं, हेल्थ के क्षेत्र में कह सकते हैं। लेकिन इस बात को कहा गया, इस बात से यह रिप्रेजेंट किया गया कि ये राज्य जो है बैकवर्ड हैं और उसके कारण से अन्य राज्यों की ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे कई स्टेटमेंट आपको देखने को मिला आपका। इसके पीछे कारण यह था वहां के पुअर परफॉर्मेंस डेमोग्राफी रूप से, या कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इन राज्यों में पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा था, मतलब आप कह सकते हैं जिस प्रकार से पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, इसके आधार पर इन राज्यों को बीमारू स्टेट कहा गया, जो कि अपने आप में एक तरीके से बहुत ही कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे चीजें पॉइंट्स आपको इसमें आ जाते हैं। लेकिन इनमें से मध्य प्रदेश ने अपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या कुछ क्षेत्र में काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया। परिणाम यह है कि मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश का जो अभी आजकल का जो मॉडल है, उसके आधार पर अन्य राज्यों को सीखने की बात कही जा रही है। अभी थोड़ा सा हम इसके आधार पर देखते हैं। एक आईएमएफ की रिपोर्ट की बात माने तो, आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट की बात करें, पिछले भारत 59 साल पहले की अगर डेटा देखें तो जब स्वतंत्रता का 59 साल की बात करें, तब उस वक्त भारत की, आज मतलब 59 साल पहले की बात मतलब 2006 की बात की जा रही है, स्वतंत्रता के 59 साल बाद जो है भारत की इकोनॉमी जो थी वो 0.95 ट्रिलियन हुआ करता था। लेकिन 0.95 ट्रिलियन से ये इकोनॉमी 2016 आते आते करीब करीब 3 ट्रिलियन के आसपास अर्थव्यवस्था रही। 3 ट्रिलियन नहीं, मतलब हम 2.3 ट्रिलियन की बात कर सकते हैं कि 2016 तक हमारी अर्थव्यवस्था 2.3 ट्रिलियन हुआ करती थी। मतलब 10 सालों में 1.35 ट्रिलियन की हमारी वृद्धि हुई है ना। साथ साथ में 2022 तक हम लोगों का स्वप्न था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाली देश हम लोग बन जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना और की स्थिति और जिस प्रकार से भारत देश में जीएसटी और अन्य जैसे नोटबंदी की स्थिति उत्पन्न होने के कारण जो है हम लोगों ने फिर भी आप कह सकते हैं 3.5 ट्रिलियन के आसपास की अर्थव्यवस्था को हम लोगों ने टच किया। मतलब कह सकते हैं कि 1.2% की अर्थव्यवस्था में इन 6 सालों में वृद्धि किया है। मतलब कहा जा सकता है कि अगर भारत इसी प्रकार की रूपरेखा को हमेशा अगर बढ़ता गया, इसी प्रकार से स्थिति अगर बेहतर रही, तो आने वाले कुछ सालों के अंदर में मतलब 2047 तक 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की मतलब एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था में बन सकती है। मतलब उस वक्त तक भारत की अर्थव्यवस्था 25 ट्रिलियन से लेकर 25 ट्रिलियन से लेकर 30 ट्रिलियन तक की अर्थव्यवस्था भारत बन सकती है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी स्टेट हैं, ये बीमारू स्टेट हुए, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी को भी अपने स्तर पर बेहतर परफॉर्मेंस करने की आवश्यकता है, ताकि जो भारत की अर्थव्यवस्था भी बेहतर रहे। अब रही बात कुछ राज्यों की, हम बात करें खास करके जैसे परफॉर्मेंस के बेस के आधार पर बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में परफॉर्मेंस की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में परफॉर्मेंस की बात करो तो 2020 और 21 में 5% जो है वर्क फोर्स हुआ करता था एग्रीकल्चर के क्षेत्र के अंदर में। मतलब कहने का मतलब अर्थव्यवस्था इतना बेहतर तभी हो सकता है जब ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ होगा, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ होगा। अब राज्यों की गणना करें खास करके, अब जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें गुजरात जो है जीडीपी की ग्रोथ में सबसे पहले नंबर पर है। मतलब कह सकते हैं कि 8.9% जीडीपी अर्थात करीब करीब 9 आप कह सकते हैं कि उनका ग्रोथ है, 9% का ग्रोथ है। उत्तराखंड का ग्रोथ 8.7% है, तेलंगाना का ग्रोथ 8.6 है, हरियाणा का 8% है। बॉटम लिस्ट में बात करें तो जम्मू कश्मीर का 5.2 है, आपका असम का 5.4 है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। असम पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके प्रश्न आपके पूछ सकते हैं।
वेस्ट बंगाल का 5.5 है, उत्तराखंड का 5.6 है और झारखंड का 5.7 है। मतलब बीमारू स्टेट को भी, बाकी जितने भी अन्य राज्य हैं उन सभी राज्यों को भी इसी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में अपना योगदान देना पड़ेगा, तभी भारत आने वाले 2047 तक विश्व की सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था में आ सकती है। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 25 से 30 ट्रिलियन के आसपास में रहेगी, है ना। थोड़ा सा चर्चा हम उस आर्टिकल के बेस के आधार पर करते हैं। जैसे कि एग्री जीडीपी ग्रोथ की बात करें, बीमारू स्टेट की, बीमारू राज्य को, खास करके मध्य प्रदेश की चर्चा यहां पर किया जाए तो कहा जाता है कि जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश का रहा है, मतलब 7.3% का इकोनॉमिक ग्रोथ मध्य प्रदेश का रहा है। ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो 7.5% रहा है इन राज्यों को, है ना। मतलब स्टेट एग्री जीडीपी ग्रोथ जो है इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उससे कहीं ऊपर है, इसीलिए एमपी को एज ए लेसन के तौर पर लेने की बात कही जा रही है। एमपी मेड इट्स अ मार्क एज ए टॉप नोच प्लेयर, आप कह सकते हैं। अब खास करके मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश आजकल के प्रमुख अगर फसल की बात करें, जैसे टमाटर हुआ, गार्लिक्स हुआ, है ना, आपके ऑरेंज हुए, पल्सेस, दाल हुए, सोयाबीन हुआ, इन सभी फसलों में मध्य प्रदेश अग्रणी है। उसी प्रकार से दाल और ऑयल सीड की बात करें तो उसमें भी काफी मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत बेहतर है। एमपी जो है आज सेकेंड लार्जेस्ट है गेहूं के फसल में, एमपी आज जो है दूसरा सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला राज्य है। जैसे आप पहले नंबर पर हमारा यूपी है, उसी प्रकार से मिल्क के प्रोडक्शन में जो है यूपी और राजस्थान के बाद तीसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश आता है। मतलब वो अपनी स्थिति को बेहतर किया, अन्य राज्यों को भी इनसे सीखने की आवश्यकता है ना। आप इस बात में कर सकते हैं। इसके आधार पर एमपी एक ऐसा राज्य है आज के तौर पर जिनकी ओवरऑल जीडीपी कह सकते हैं एग्रीकल्चर का वो 40% से भी अधिक आपका कंट्रीब्यूट करता है ना। तो इसके आधार पर इस चीजों को हम समझ सकते हैं। अन्य अगर हम बीमारू स्टेट की बात करें, जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान भी एग्रीकल्चर में उसका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। खास करके आप देख सकते हैं 5.7 के आसपास का पॉइंट था। यूपी का अगर बिहार की बात करें तो यूपी का 4.5 है, बिहार का 4.4 है। तो मतलब इन अन्य बीमारू स्टेट राज्यों को भी ये आपके मध्य प्रदेश की तरह बेहतर करने की आवश्यकता है। झारखंड हुआ, पंजाब हुआ, इनका भी। तो इस बेस के आधार पर इस चीजों को समझने की आवश्यकता है। ये आर्टिकल यही हम सबको बता रहा है और इससे कई प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज अ सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा एंड द पार्ट ऑफ राजस्थान। तो ये क्या होगा इसका आंसर? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ये है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है सक्सेसफुल रहा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, और कुछ जो पार्ट है राजस्थान के अंदर में। तो ये इज द राइट आंसर। द मेन फूड क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन में कौन सा, इनमें से कौन सा आप कह सकते हैं खरीफ सीजन का सबसे प्रमुख क्रॉप है? तो राइट आंसर आपका सी है। ऐसे कई प्रश्न आसान ही होंगे, ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर एक साथ डीप में अगर आप पढ़ लेंगे अपने असम पब्लिक सर्विस कमीशन में तो आपके लिए मेंस में भी बेहतर होगा और आपके एग्जाम जो है बहुत ही बेहतर हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ न्यूज, जो प्रमुख न्यूज पर, खास करके असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये न्यूज बहुत ही प्रमुख हो सकता है, क्योंकि ये न्यूज का मकसद यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपके एग्जाम में एज ए स्कीम के तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है। जीएस सेकंड के गवर्नेंस में ये प्रश्न आपके पूछ सकते हैं। तो कहता है कि स्वामी विवेकानंद असम यूथ इंपावरमेंट स्कीम, ये क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। दरअसल जो स्वामी विवेकानंद असम यूथ इंपावरमेंट स्कीम जो है असम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया स्कीम है। ये किसके द्वारा है? तो ये प्रश्न पूछ सकता है असम गवर्नमेंट के द्वारा। आपके विकल्प में दे देगा असम राज्य सरकार, असम हुआ केंद्र सरकार, या इस तरीके के आपके विकल्प में बन सकता है। लेकिन याद रखिएगा ये गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा है, जिनका मेन मकसद है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना असम के उन सभी युवाओं के लिए जो असम के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर के अंदर में इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। मतलब एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने, छोटे मोटे बिजनेस बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन सभी युवाओं को स्वामी विवेकानंद असम यूथ इंपावरमेंट स्कीम के तहत असम सरकार उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, मदद करती है। थोड़ा सा इनके ऑब्जेक्टिव की चर्चा करते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है असम में इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना। मेन मकसद है कि एक ऐसे वेंचर को स्थापित करना जिसके माध्यम से असम की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, असम में इंप्लॉयमेंट जनरेट हो, फाइनेंशियल एक्टिविटी बेहतर हो। इसके लिए आपका स्वयं स्कीम्स लाया गया था।
टू प्रोवाइड टू फाइनेंशियल असिस्टेंस टू माइक्रो और स्मॉल बिजनेस के अंदर में, है ना। साथ साथ में इन फाइनेंशियल असिस्टेंस के माध्यम से इनकम लेवल बेहतर किया जा सके और सस्टेनेबल ग्रोथ किया जा सके असम राज्य के अंदर में, इसलिए असम सरकार ने यह स्कीम लेकर आई है। नेक्स्ट सबसे प्रमुख न्यूज है आपका इंडिया टू सेटिंग अ डिजिटल यूनिवर्सिटी। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं आपका इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम लोग पढ़ते हैं आपका रेगुलर यूनिवर्सिटी के अंदर में, लेकिन भारत सरकार प्लान करने जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तहत। हमारे जो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने इस बात को अनाउंसमेंट किया कि भारत जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत करेगी, जिससे जो है भारत को बहुत सारे फायदे होने वाला। हम समझते हैं ये कि डिजिटल यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो सकता है। दरअसल डिजिटल जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे भारत देश के अंदर में जब ये स्थापित होगा तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे। हायर जो एजुकेशन है का कॉस्ट जो है बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादातर डेवलप करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का बिजली है, सरकार की एम्प्लॉयमेंट है, ये सब कुछ जो है आपको बच सकता है। तो मतलब कह सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव है आपका टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके माध्यम से देश के अंदर में बहुत सारे स्किल्स प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे और युवाओं को, हमारे देशवासियों को ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स बेहतर किया जाएगा इसके माध्यम से। दरअसल जो हमारे देश के जो मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने एसीओ के वर्चुअल समिट में इस बात को अनाउंसमेंट किया। एसीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके दौरान उन्होंने इस चीजों को अनाउंसमेंट किया है। इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि जब भारत जो है डिजिटल एजुकेशन यूनिवर्सिटी की जब स्थापना करेगी तो इससे भारत के अंदर में बहुत सारे फायदे होंगे। इससे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी क्रिएटिविटी और नए नए चीज आपको भारत में देखने को मिलेगा। साथ साथ भारत जो है सेल्फ रेलियंट बन जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा, और भारत की युवाओं जो है घर बैठे अपने ट्रेनिंग के माध्यम से, इंडस्ट्रियल स्किल के माध्यम से घर बैठे जॉब प्राप्त कर सकते हैं और डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल है हमारे देश के लिए। एक सबसे प्रमुख न्यूज है जिसकी चर्चा कर रहे हैं, 4th नंबर का न्यूज। भारत जो है इस बार पहली बार, भारत और सिंगापुर ये दोनों मिलकर पेमेंट सर्विसेज को लिंक किया है। मतलब कह सकते हैं कि भारत का जो यूपीआई है, जिसको आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, और सिंगापुर का पे नाउ, ये दोनों आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और पे नाउ, ये दोनों मिलकर ट्यूसडे को पहली बार ये दोनों आपस में इंटरलिंक किया, और इंटरलिंकेज करने के बाद रियल टाइम पेमेंट किया। इससे बहुत फायदे होने वाले हैं। क्या फायदा होने वाला? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सिंगापुर के जो काउंटर पीक है आपका ली लोंग साहब, ये दोनों ने अपने फोन के माध्यम से इसको इनॉग्रेशन किया। इससे बहुत फायदे होंगे। भारत और सिंगापुर की जो भाईचारा बंधुता और बेहतर होगी, और साथ साथ में फिनटेक में और इनोवेशन में इस कोलैबोरेशन से आपके बहुत सारे फायदे होने वाले। दूसरी बात, अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं तो आप अपने ही यूपीआई के माध्यम से सिंगापुर में आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको डॉलर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने ही यूपीआई के माध्यम से बैठे बैठे वहीं पर अपनी भारत की यूपीआई के माध्यम से आपको कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं इस लिंकेज से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भारतीय डायस्पोरा के लिए ये आपको आसान हो गया। मतलब सिंगापुर एक पहला देश होगा विश्व के अंदर में, सिंगापुर जो फर्स्ट कंट्री होगा भारत के लिए जो क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी को लॉन्च किया, वो भी भारत के साथ, है ना। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही, जब भी आप सिंगापुर जाइएगा आप आराम से इस पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाउंस टू द यूपीआई बेस्ड ऐप भीम। अब भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भीम का फुल फॉर्म आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी होगा। उसी प्रकार से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च टू आईओएस प्लेटफॉर्म फॉर द फास्ट सिक्योर ट्रांजेक्शन। तो क्या राइट आंसर उसका? भीम इसका राइट आंसर हो। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये था आज का। सो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।